तो विचार करना है, मनन करना है कि हमें मतदान कहाँ करना है। बाबा ने जैसे विषय रखा कि 5 को 45 करना है या 45 को 5 करना है, हम एक अलग विचारधारा को लेकर चले हैं। हम और नेताओं की तरह आपको ये नहीं कहेंगे। मैं किसी भी नेता की या किसी पार्टी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो मेरे अंदर यही है। मैं और नेताओं की तरह ये नहीं कहूंगा कि अब की बार बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, या कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जिताना है, या कोई तीसरा आके ये कह रहा है कि इन दोनों को हरा देना, मुझे जिता देना, मैं आप लोगों के विकास कार्य करूंगा। मैं कहता हूं कि जो ये आपका मत है, आपका वोट है, ये 5 साल के लिए आपको राजा चुनने का अधिकार देता है। इसका सदुपयोग करना है। आप मन से जिससे जुड़े वहां इस वोट का डालना है। क्यों जुड़े? हम एक अलग कारवा लेके चले हैं। हमारी फसल और नस्ल को बचाने की जो बात करे, हमारी फसल और नस्ल के लिए जो नेता बात करे, आपको वोट वहां डालना है। मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर कहता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। सोचना आपको है कि हमारा वोट कहां जाना चाहिए। सबसे पहला हमने हमारे इस पत्र के अंदर लिखा कि शिक्षा को फ्री किया जाए। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि अमीर और गरीब की खाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूरा समाज शिक्षित होना चाहिए। इस शिक्षा के मोल भाव होने लग गए। सरकारी स्कूलों में अलग पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों में अलग पढ़ाई होती है। शिक्षा का मोल भाव कर दिया है बाबा। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। हमारा वोट उसको होना चाहिए जो हमारी शिक्षा नीति का सुधार करे, हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे। 10वीं 12वीं या MA BA PhD करने के बाद कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट हमसे ये गारंटी नहीं देता कि आपका बच्चा या बच्ची 10वीं +2 BA PhD करने के बाद डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। कोई गारंटी देता है? हम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बच्चों को कामयाब करने में लगा देते हैं, उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा सफल बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसी शिक्षा नीति हमारे किस काम की? हर घर के अंदर, जिस घर के अंदर रोजगार ना हो, उस घर के अंदर एक नौकरी दी जाए। मैं ये नहीं कहता कि सबको IAS IPS लगाया जाए। जिसकी जितनी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से जिस घर में 3 पीढ़ियों से नौकरी नहीं है, उस घर के अंदर भी नौकरी दी जाए। पीछे की सरकारों ने स्कूल खोलने की बजाय बंद करने के काम किए। आपको पता होगा, ये आलोचना नहीं है, ये मैं आपके आगे बीती हुई बातें रख रहा हूँ, क्योंकि इस चुनावी माहौल में आपके दिमाग को नेताओं ने वाश कर दिया है, माइंड क्लीन कर दिया है कि अब हम जिसको जो दिखाएंगे। हमने एक नारा दिया कि सत्ता परिवर्तन बहुत हुए, अब व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। जो भी नेता आपके बीच में व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा को लेके आए, आप उसको मतदान करना। व्यवस्था परिवर्तन, मैं जिस गाड़ी में बैठ के आया हूँ, अगर उस गाड़ी का इंजन खराब है बाबा, उसमें आप कैसा भी ड्राइवर बैठा देना, उस गाड़ी को कोई चला नहीं सकता। अगर उस गाड़ी का इंजन ठीक है, उस गाड़ी के अंदर आप नौसिखिया ड्राइवर बैठा देना, वो ब्रेक लगाता लगाता भी मंजिल तक पहुंचा देगा। यही सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा है। आपके बीच में चेहरे पे चेहरे बदले जाते हैं, उस गाड़ी को बदलने की कोई भी सोच नहीं रहा। वो व्यवस्था आपकी खराब हो चुकी है। पार्टियां चेहरे बदल देती है कि अब की बार इसको छोड़ो, इसका जनाधार कम हो गया है, आपके बीच में ये नया चेहरा है। अरे भाई, जब वो गाड़ी ही खराब है, उसमें आप कैसा ही ड्राइवर बैठाए जाओ। ये जो सत्तारूढ़ी या सत्ता में पहले से रह चुकी पार्टियां, ये पहले से खराब हो चुकी है। इनको चोर रस्तों का पता चल चुका है। पहले जो भी सरकार पक्ष और विपक्ष में होती है, वो उसी प्रकार की मांगे मांगते हैं और ये नेता मना कर देते हैं कि होने वाले काम नहीं है। आपके चुनावी माहौल में नेता बड़े बड़े वादे करके जाएंगे। बाबा, कोई बड़ा वादा नहीं है।
मेरे घोषणा पत्र के अंदर आप एक मांग ऐसी बता दो कि विष्णु यादव आपकी ये मांग गलत है। इन सरकारों ने हमारे संस्कारों पे डाका डाला, हमारी खाप और भाईचारे पर छापा डाला, हमारी भाईचारे, हमारी संस्कृति को इन्होंने खत्म किया। बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, पहले आप लोग जो फैसला ले लेते थे वो फैसला सर्वमान्य होता था। कोई बच्चा शरारती होता था या दो भाइयों का झगड़ा हो जाता था, आप बुजुर्ग उसको समझाते थे, आपको चौकी थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन सरकारों ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि आप लोगों से आपके भाईचारे को खत्म करवा दिया। आज छोटी छोटी बातों के लिए आपकी बहन बेटी आप चौकी और थानों के अंदर खड़े हैं। आपका वो समय अगर देखना है, हिंदू राष्ट्र की बात सब करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी कोई नहीं कर रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र टीवी और रेडियो पर भौंकने से हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पहले इन खापों को मजबूत करना होगा। आपकी खापें होती थी, इस गांव में चौधरी समाज जाता है, आप चौधरियों की खापें होती थी, आपकी खापें फैसला लेती थी। कानूनों ने आपको क्यों तोड़ा? आप सोच रहे होगे यार भाई घरों की क्यों बावड़ी बात कर रहे हो। कहाँ से तोड़ा हमें? आपको इसलिए तोड़ा कि फलाने नेता ने इस 5 साल में हमारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया। उस नेता को हम बाइकाट करते हैं। पूरे गांव की खाप और पंचायत के अधिकारी बैठ के फैसला लेते थे कि ये नेता दोबारा गांव में नहीं आना चाहिए। आप लोग फैसला ले लेते थे, उस नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि आपकी पंचायत का उल्लंघन करके वो आपके गांव में पैर रखे। आप लोगों को तोड़ा ताकि आप लोगों के बच्चों को तोड़ा, उनको नशे की तरफ इन नेताओं ने आकर्षित किया, उनको कानूनों का सहारा दिया। क्या आपसे बड़े हैं वो कानून? हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था, हमारे सामाजिक ताने बाने से बड़ा कोई कानून नहीं था। हमारे सामाजिक ताना बाना दोबारा से लागू होना चाहिए। बड़े दुख की बात है बाबा, गांव की बहन बेटी पड़ोस के गांव के लड़के के साथ या पड़ोस का गांव का लड़का अपने गांव की लड़की के साथ शादी कर लेता है। पहले 2 दिन पहले हम वहां हुक्का पीने जाते थे और वहां फिर शादी हो जाती है। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारी पंचायत, हमारा ये सामाजिक ताना बाना उसका फैसला नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्होंने कानून में कहा कि जाओ हम पुलिस आपके साथ भेजते हैं। कोई खाप का अधिकारी, कोई पंचायत का अधिकारी आपका कुछ नहीं कर सकता। बताओ कि यह चीजें सही है? एक गोत्र में शादियां होने लग रही है। किसी भी एमएलए ने कहा कि आपकी फसल और नस्ल की रक्षा हम करेंगे। आप उसको मतदान करना जो आपकी फसल और नस्ल के लिए सोचे। विष्णु यादव आपकी फसल और नस्ल के लिए चला है। बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना नहाना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हम और बगैर स्वार्थ के, हम तो इंसान हैं। हमें सोचना चाहिए। मानव ने, ये परमात्मा ने ये मानव का चोला हमें बड़े अनमोल दिया है। इसके अंदर हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या निर्णय लेना है। हमारी खापों को, हमारी पंचायतों को भंग करने वाला एमएलए हमें नहीं चाहिए। ये सरकारें नहीं चाहिए। जो हमारे सामाजिक ढांचे को मजबूत करे वो सरकारें हमें चाहिए। अगर वो सरकार चाहिए तो अब की बार ईंट के निशान पे बटन दबाकर मुझे विधानसभा में पहुंचाओ, मैं आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ। एक 2.5 किले का जमींदार का छोरा आपके बीच के अंदर एमएलए का आवेदन मात्र 30 साल की उम्र में करके आया है। मेरे अंदर 30 है। मेरे साथ वो साथी, वो बुजुर्ग चले जो इस समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो इन सरकारों को बदलना चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे बुजुर्गों का अपमान होना शुरू हो गया। बड़े दुख की बात है। पहले आप फैसला धड़ाके से करते थे। कोई बच्चा शरारत करता है, आप उसको थप्पड़ चट्टू लगा देते थे और घर पे आपके पूछने से पहले ये कहते थे तेरे ताऊ ने ठीक किया। आज आप 3 बार हाथ उठाने से पहले सोचने लग गए अगर मैंने इसको हाथ लगाया तो बिना फालतू में पुलिस में मुकदमा हो जाए। क्या ये सरकारें चाहिए हमें? जो हमारे सामाजिक, हमारी हरियाणवी संस्कृति ये पश्चिम सभ्यता की तरफ ले जाने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए।
आपके बीच में बहुत नेता आएंगे, आए होंगे, एक भी आदमी ने आपके अंतर मन की बात की हो तो बताओ कि फला फला आदमी ने, हमारे पास बेड़ा छोटा जरूर है, हमारे विचार उज्जवल है, हमारे पास विचारों की ताकत है, और एक दिन यही ताकत आप लोगों के साथ और सहयोग से हम हरियाणा तक की सरकार बनाने का मुकाम लेके चलते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का मुकाम आज मैं बोल के जाता हूँ। परमात्मा जीवन रखे, आप लोगों का साथ रखे, पूरे हरियाणा में वो ही भाईचारा हम दोबारा स्थापित करेंगे। बीमारियों को प्राकृतिक आपदा घोषित करना चाहिए। कोई भी अधिकारी सिस्टम को जानने वाला या बिना जानने वाला किसी ने भी कहा कि हम आपकी बीमारियों को आपदा, प्राकृतिक आपदा घोषित करेंगे, आप में से कोई भी जानबूझ के बीमार होना चाहता है तो बताएं मेरे को। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बीमार नहीं होना चाहता है, ये अपने आप आती है, ये प्राकृतिक आपदा है। मरे तो हम मरे, रोड एक्सीडेंट हो तो हम भुगते, बीमारियां आए तो हम भुगते, फिर ये एमएलए एमपी हमारे किस काम के? बताइए आप, बताओ आप हमारे किस काम के? क्या सिर्फ 10 किलो राशन से हमारा जीवन यापन हो जाएगा? हमारी शिक्षा और हमारे स्वास्थ्य को फ्री कर दिया जाए। 10 किलो राशन मेरा प्रत्येक आदमी एमएलए के घर पहुंचाने की ताकत रखता है, क्योंकि हम उस वर्ग से जुड़े हुए हैं जो कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देता है। हम मजदूर हैं, हम कमेरे हैं, हम किसान हैं, हमें किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब हमारी जेबों को डॉक्टर और आपकी शिक्षा व्यवस्था, ये प्राइवेट जितने भी स्कूल है वो काट लेते हैं, जब हमें सोचना पड़ता है। हमें 10 किलो राशन की जरूरत नहीं है, हमारे पास जमा पूंजी है, हद से ज्यादा है, हम अपने आप में धनी हैं। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य का सुधार कर दिया जाए, सरकारी हॉस्पिटल में वही इलाज 100 रुपए में, प्राइवेट में ले जाओ वही 2 लाख रुपए में, क्यों बनाई गई ऐसी व्यवस्था? अमीर और गरीब के लिए ऐसे कानून क्यों बनाए गए? फिर वोट करते वक्त वो अमीरों से अलग वोट क्यों ना मांगे और गरीब से अलग क्यों ना मांगे? उनको जब आप समांतर क्यों देख जाते हो? अब की बार न जाति में फंसना है, न भाईचारे में फंसना है, न किसी के बहकावे में आना है। जो आपकी फसल और नस्ल के लिए सोचता हो उसके लिए चिंतन करना है। तन से आप किसी के हो जाओ, मन से सिर्फ विष्णु यादव के साथ चल पड़ो। कबीर दास ने कहा था कि जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। हम तो वो काफिला लेके चले हैं जिनके अंदर हमें पागलों की फौज तैयार करनी है, जो इस समाज की हमारी बहन बेटी के लिए दिन रात लड़के उनकी सुरक्षा के लिए सोचते। अंग्रेजों के टाइम में होता था, जब आप रोड पे चलते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। इन सरकारों ने जगह जगह रोड के ऊपर मस्टंडे बैठा रखे हैं। आप अपनी बहन बेटी के साथ जाते हो, आपकी जिप का पैसा खत्म हो जाता है, ये बेइज्जती करते हैं। बताइए क्या ये सरकारों के काम है? ये सरकारों के काम नहीं है बाबा। किसी भी एमएलए और एमपी ने आपके बीच में, पीछे आने वाला कोई भी आपके बीच में ये विचार करके जाए कि हम टोल टैक्सों को उखाड़ के फेंकेंगे, हम शिक्षा नीति को सही करेंगे, विष्णु यादव को मतदान मत करना, उस आने वाले एमपी और एमएलए को मतदान करना। मेरी पूरी सरदारी को मैं आगाह करता हूं कि आप उसको करना, पर आपकी फसल और नस्ल सबसे पहले है। अगर ये बिगड़ गई, आने वाले कई पीढ़ियां खराब होने वाली है। हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए डालते हैं। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बाहर जाके देखिए, वहाँ शराब के ठेके खुले हुए। आज से 10-5 साल पहले कोई अफीम और चरस के बारे में जानता नहीं था। हमारे बच्चों को सूटे मरवाए जाते हैं। अरे जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करके, आपकी चोटी का पसीना जब एडी से टपकता है तो आपको कोई 500-700 रुपए की दिहाड़ी देता है। मेरी बात गलत हो तो रोकना बाबा मेरे को। आप उस मेहनत की पसीने की कमाई को अपने तन पे अच्छा कपड़ा पहने बगैर आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए उसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डालते हो। और बड़े दुख की बात है, शिक्षा संस्थानों के अंदर नशा का प्रयोग होने लग गया। इससे ज्यादा और देश का क्या नाश हो?
इससे ज्यादा और नाश नहीं होना है हमारी संस्कृति का। आप किसी भी एमएलए ने कहा कि हम ठेकों को यूनिवर्सिटी कॉलेज से बंद कर देंगे, हम उनके जो भी रहने के स्थान है, छात्रावास है, वहां जाके चेक करवाएंगे कि यहाँ नशा तो प्रयोग नहीं होता है। पर नहीं, आप लोग उन चीजों से आंखें मूंदे हुए हो। आपका मत राजा बनाता है और गलत मत का प्रयोग, आप उस पाप के भागी हो। मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, आध्यात्मिकता से चलता हूँ। मैंने किसी की भी अब तक आलोचना नहीं की, किसी भी नेता का अपने मुंह से नाम नहीं लिया है। फिर भी मैं बताता हूँ, एक नेता आपके बीच में कहता है कि मेरे को मतदान करना, अब मैं चंडीगढ़ दूर नहीं रहने दूंगा, महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ दूर नहीं रहने दूंगा। अब 152 से आ जाना, 3 घंटे में रास्ता कवर होगा, पहले 6 घंटे में कवर होता था। अरे नेताजी, आप इतना सिस्टम को जानते हो तो महेंद्रगढ़ की जनता को आश्वासन दो कि मैं महेंद्रगढ़ को ही चंडीगढ़ बना दूंगा। जो हरियाणा का 7 राज्यों में से 7 जिलों में एक जिला था पंजाब के समय का, उसको सबसे पिछड़ा हुआ जिला इन नेताओं ने घोषित किया। वो नेता भी ये नहीं कहता कि आपकी महेंद्रगढ़ की सुविधाएं महेंद्रगढ़ में लागू होंगी, आपको चंडीगढ़ की सुविधाएं महेंद्रगढ़ में लागू होगी। वो भी कह रहा है कि चंडीगढ़ दूर नहीं होगी महेंद्रगढ़ से। आप बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा होगा? आपको बुलाएगा वही, आपके काम महेंद्रगढ़ में नहीं होने हैं। वो अपने भाषणों में संकेत दे के जा चुका है कि आपको आना तो चंडीगढ़ ही पड़ेगा, रास्ता छोटा मिल जाएगा पर राणा चंडीगढ़ पड़ेगा। अरे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का विनाश हो चुका है। हमारी बहन बेटी पेपर देने के लिए जाती है, कड़ाके की ठंड हो चाहे कैसा भी मौसम हो, जिसको हम उनकी इज्जत आबरू बोलते हैं, उनकी चुन्नी उतरवा के रखी जाती है। बताओ, चुन्नी में कौन सा माइक फिट होता है? उनकी चुन्नी उतरवाई जाती है, उनके कान का, नाक का, गले का, उनके पैर के बिछुए तक उतरवा के बाबा टेबल पे जमा करवा लिए जाते हैं। फिर हिंदू राष्ट्र की ये सरकारें कोक के आपको रेडियो टीवी पे बताती है ये नाड़ का धागा जो हमारे हिंदुत्व का अर्थ समझाता है कि ये हिंदू है, इस नाड़ के धागे को भी पेपर देने से पहले बाहर तोड़ दिया जाता है। बताओ, क्या ये सरकारों के काम है? कहीं से ये सरकारों के काम नहीं है। आपको अब की बार मतदान सोच विचार के करना है। मैं एक मजदूर और किसान का बेटा, मात्र 30 साल की उम्र में इतना बड़ा निर्णय लेके आया। मेरे अंदर एक चीज थी, मेरे को पता है मेरे जैसे और पागल भी मिलेंगे गाँव के अंदर, जिसके अंदर टीस होगी, वो मेरे कारवा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास ना रुपया है ना पैसा है बाबा, बिल्कुल सच्चाई। बैंक अकाउंट चेक कर लेना, ये गाड़ी, ये घोड़े सब आप मजदूरों के डोनेशन से चल रहे हैं। मैं अपने आप को धनी मानता हूँ। मेरे मजदूर कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए दे के जाता है कि प्रधान जी एक गाड़ी की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी विचारधारा बड़ी अच्छी है, एक गाड़ी आप हमारे पैसे से चलाओ। ऐसे ऐसे बेड़ा बढ़ता जा रहा है। एक गाड़ी से बेड़ा शुरुआत किया था, आज 6-7 गाड़ियां मेरे साथ चल रही है। ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई से। मैं आपके लिए गलत हो सकता हूँ, मैं कदापि गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोगों की सेवा के लिए निकला हूँ। पैसे वाले बदलेंगे, विष्णु नहीं बदलेगा। किसी शायर ने बखूबी एक लाइन कही थी कि जो सत्य को कहने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो चलना जानते हैं वो चल पड़ते हैं, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती। हम तो पैदल भी चल सकते हैं। आप लोग एक बार खड़े हो, अपने अपने घरों से निकलो कि हाँ, समय का बदलाव बहुत जरूरी है। आप चिंतन और मनन करो, मेरी बातों का विचार करना। ये नेता बनेंगे जब काम करेंगे। हम तो पिछले 10 साल से महेंद्रगढ़ के अंदर बैठे हुए आप लोगों के कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 साल से आप लोगों के बीच में मैं नया नहीं आया हूँ। पूर्व में मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला प्रधान, जिला महामंत्री रह चुका हूँ। गरीब और मजदूरों की आवाज उठा चुका हूँ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब ये नेता और अभिनेता अंदर छुपे हुए थे, उस टाइम में महेंद्रगढ़ के अंदर 60 दिन की हड़ताल पे था। बाबा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सुरेती गांव से जाते थे। उस गाड़ी के ऊपर अखबारों की कटिंग लगी होगी,
मेरा एक विमान चल रहा है यहाँ पे, उस पे मैंने सभी पोस्टर महेंद्रगढ़ के डाले हुए हैं कि कोई साथी ये ना समझे कि ये नया पता नहीं, सबको नेता बनने का शौक पैदा हो गया। एमएलए बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है। आपके बीच में नेता आएंगे, कह के जाएंगे मेरे को एमएलए बनाना, मैं आपके काम करूंगा, मेरे को एमएलए मत बनाना, फिर भी मैं आपके काम करूंगा। आंख मीच के श्याम कॉम्प्लेक्स परिसर में महेंद्रगढ़ चले आना कि विष्णु यादव हमारा बेटा छोटा भाई बैठा है, हमारी समस्या को सुनेगा, सिस्टम को बदलने वाला। सिस्टम बदलेगा या नहीं बदलेगा, आपका विष्णु आपके लिए तत्पर रहेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। जहाँ भी चलना हो विष्णु सबसे आगे चलेगा। आप एक बार मेरे को आजमा के देखे, एक टीवी में ऐड आती थी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो मैं भी वही कहता हूँ कि पहले विष्णु को इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। आपकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए कभी भी एमएलए बनूं ना बनूं ये मत सोचना मैंने मतदान अभी फलाने आदमी को किया था, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं विष्णु के पास क्यों जाऊं। मतदान कहीं करना, विष्णु के पास जरूर आना। मेरे से जो हो सकेगा मैं आपकी समस्या का निवारण करूंगा, मेरे से हो सकेगा उस समस्या का निवारण मैं ना एमएलए ना एमपी होते हुए, एक कॉमन मैन होते हुए भी करूंगा। पिछले 10 साल से आप लोगों की सेवा में हूं। आप लोगों की आने वाली फसल और नस्ल के लिए लड़ाई जारी की है। अब सोचना आपको है, अब की बार ईंट से ईंट मिला देना। आने वाली 5 तारीख को 6 नंबर के ऊपर ईंट का चुनाव चिन्ह है, उसको दबा देना। आपकी एक एक वोट मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आने वाली 5 तारीख को 6 नंबर के ऊपर ईंट का निशान है, उसको दबा देना। आपके बेटे भाई विष्णु को जिता के एक बार विधानसभा तक पहुंचा देना। उसके बाद हमारे पास और ताकत होगी, हम हिंदू राष्ट्र क्या होता है वो लेकर आएंगे। बुढ़ापा पेंशन इन सरकारों ने काटने की कोशिश की कि इस घर के अंदर चौधरी देवीलाल ने, जिन्होंने अच्छे काम किए, हम उनके कामों की आलोचना नहीं कर सकते। वो गलत होता है कोई ये कहे कि ना उसने क्या किया, जिसने किया उसका गुणगान करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद आपकी उम्र का सम्मान बांधा था चौधरी देवीलाल जियों ने। इन सरकारों ने कहा कि जिसके घर में 5 लाख रुपए की आय आती है, क्या भाई वो हमें जो 60 साल का सम्मान था वो 55 साल में देना शुरू किया? इन्होंने नहीं किया ना। जब हम 60 साल के होते हैं वो हमारी उम्र का सम्मान था, इन सरकारों ने उस सम्मान को खोसा। कौन सा विधायक ने आपके बीच में आके कहा कि हम आपके उस सम्मान को लौटाएंगे? ये तो ये चाहते हैं कि बुढ़ियों नुमाना रटी जा कि मेरा छोरा की आय बढ़नी नहीं चाहिए, ना तो मेरी पेंशन कट जाएगी, छोरा को काम नहीं चालना चाहिए, रोजगार नहीं चालना चाहिए, नहीं तो मेरी पेंशन कट जाएगी। अरे आपकी घर में